हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली न्यूज़ ली गई है वो है छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला उजागर हुआ है। और जब ईडी ने रायपुर में महापौर जो हैं उनके भाई के यहाँ छापेमारी करी तब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि इससे पहले भी शिकायतें मिल रही थीं और छोटी मोटी कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये अब बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और गिरफ्तार करके इसमें आरोपितों को 4 दिन की रिमांड पर भेज भी दिया गया है। देखिए, दिल्ली का जो आबकारी घोटाला था उसकी गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला सामने आ गया है। ईडी ने रायपुर नगर निगम के महापौर जो हैं एजाज डेभर के बड़े भाई व जो शराब कारोबारी हैं अनवर डेभर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसमें सरकारी दुकानों पर अवैध रूप से नकली शराब बेची गई है और उससे मुनाफा कमाया गया है। मुनाफा जो है वो घोटालेबाजों की जेब में गया है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो घोटाला हुआ है उसमें कारोबारी भी हैं, कुछ नेता शामिल हैं और कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि जितना भी लाभ हुआ है उसमें 1% लाभ ही सिर्फ अधिकारियों में बांटा गया है, बाकी जो लाभ हुआ है वो कारोबारी को ही हुआ है। घोटाले का आरोप राज्य की उस भूपेश बघेल सरकार पर लगा है जो शराबबंदी का सबसे बड़ा दावा करते थे और सत्ता में यही कह के आए थे कि हम शराबबंदी लगा देंगे, यानी कि शराब पर रोक लगा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा राजस्व भी शराब से ही एकत्रित किया है। राज्य में ईडी ने 500 करोड़ रुपए का कोयला परिवहन घोटाला भी उजागर किया था, यानी कि अब इस सरकार में कई घोटाले सामने आ रहे हैं। ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी के अनुसार अनवर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें शराब कारोबारी, नेता और उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। ईडी ने कोर्ट में पेश आरोप पत्र में कहा कि अनवर शराब से प्राप्त अवैध धन के संग्रह के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस घोटाले का अंतिम लाभार्थी नहीं है। यानी कि जितना भी लाभ हो रहा है वो सिर्फ इसका नहीं है, उसमें भी बंदरबाट हुई है। तो ये एक और घोटाला सामने आया है। तो इसमें हम ये जान लेते हैं, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है तो आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी पता होनी चाहिए रायपुर। यहाँ के गवर्नर का पता होना चाहिए आपको, वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और मुख्यमंत्री आपको पता चल गए भूपेश बघेल। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कर्तव्य पथ पर दिखेगी नारी शक्ति की झलक। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी को, यानी कि इसी वर्ष जो हमारा गणतंत्र दिवस था, लास्ट गणतंत्र दिवस, उसमें जो वायुसेना के 144 जो सैनिकों की कमान थी वो महिला अधिकारियों ने ही संभाली थी। लेकिन अब जो 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है उसमें अब ये कयास लगाए जा रहे हैं या फिर एक समिति भी बनाई गई है जो ये पता कर रही है कि क्या जो 2024 का गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है वो पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हो सकता है। यानी कि बैंड बाजा, टुकड़ी और परेड ये सब महिलाएं ही करेंगी। और रक्षा सूत्रों ने ये बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह पर होने वाली परेड की योजना को लेकर मार्च में तीनों सेनाओं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक कार्यालय ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन में इस तरह के प्रस्ताव पर विचार का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि फरवरी की शुरुआत में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। ज्ञापन में कहा गया है कि विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि अगले साल गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में टुकड़ियों, चाहे वो मार्चिंग हो या फिर बैंड हो, झांकी और अन्य प्रदर्शनों में केवल महिला प्रतिभागी होंगी। पिछले कुछ वर्षों में कर्तव्य पथ पर होने वाली जो परेड है उसमें आपने भी गौर किया होगा, जब आप परेड देखते होंगे टीवी चैनल्स पर, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो इसको अब इस वर्ष पूरी तरीके से महिलाओं के ही जिम्मे सौंपने का कार्य हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पुलवामा दोहराने का षड्यंत्र नाकाम, 6 किलो की आईईडी बरामद। देखिए, G20 सम्मेलन को लेकर कश्मीर में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। पुलवामा दोहराने के षड्यंत्र को पुलिस ने रविवार नाकाम कर 6 किलो की आईईडी बरामद की है। इस दौरान आतंकियों का एक मददगार भी पकड़ा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने कहा कि आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमले के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया जाना था। आईईडी को अरिगाम में छिपाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान आईईडी का पता चला। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के अरिगाम निवासी इशफाक अहमद वानी ने पुलिस अधिकारियों से लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चिकन नेक टूटने का अब नहीं सताएगा डर। देखिए, चीन के साथ अगर युद्ध की स्थिति हो जाती तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक टूटने से पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भारत से संपर्क खत्म हो जाता। लेकिन अब ये जो डर है लगभग खत्म होने की कगार पर है। वजह यह है कि पिछले एक हफ्ते के भीतर पहले बांग्लादेश सरकार ने भारत को अपने चटगांव और मोंगला पोर्ट से सामान ढुलाई की इजाज़त दी थी और अब 9 मई को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से निकलने वाला कार्गो शिपमेंट पहली बार म्यांमार के सितबे पोर्ट पर पहुंचेगा। भारत 2 दशकों से इस कोशिश में लगा हुआ था जिसमें उसको सफलता मिली है। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे भारत की एक अहम जीत मान रहे हैं। तीनों परियोजनाओं को म्यांमार और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को तय करने में भी अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पिछले हफ्ते भारत को चटगांव और मोंगला पोर्ट का कार्गो शिपमेंट के स्थायी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी थी और इस बारे में दोनों देशों के जो बीच पहला जो समझौता था वो 2010 में हुआ था। इसके बारे में पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 3 मुलाकातों के विचार विमर्श के बाद इस पर चर्चा हुई। ये दोनों बंदरगाह पड़ोसी देशों के 2 सबसे बड़े पोर्ट हैं। भारत की योजना सिर्फ चटगांव पोर्ट को 8 मार्गों से असम, मेघालय और त्रिपुरा को जोड़ने की है। दोनों देश इसे अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझें तो आप ये देख रहे हैं, ये है नेपाल। अब आपको कम से कम मैप तो समझ में आ गया होगा। और ये रहा हमारा भारत। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, फिर से देखते हैं, यहाँ पर जो आपको हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है यही है चिकन नेक। और यहीं पर बांग्लादेश ने भी इजाज़त दे दी है और म्यांमार ने भी इजाज़त दे दी है। अगर जैसे चीन के साथ युद्ध होता तो जाहिर सी बात है ये चीज़ चीन चाहता, क्योंकि चीन का ये पूरा पोर्ट है, चीन चाहता तो इसे ब्लॉक कर सकता था। लेकिन अब जब चिकन नेक का रास्ता बांग्लादेश ने खोला है तो भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक आवाजाही पूरी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक क्रेडिट फार्मूले से होगी पढ़ाई। देखिए, बिखरी जो शिक्षा व्यवस्था में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। हालांकि शुरुआती स्तर पर इसे लेकर कई तरीके के संशय भी हैं। बावजूद इसके शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अब स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई क्रेडिट फार्मूले से ही होगी। इसमें सभी कोर्सों का प्रत्येक स्तर पर क्रेडिट तय होगा। इनमें नए और पहले से प्रचलित कोर्स शामिल होंगे। इस फार्मूले के तहत छात्रों को किसी भी स्तर पर कोर्स को छोड़ने या फिर उससे जुड़ने की भी सुविधा मिलेगी। इंजीनियरिंग और कौशल विकास से जुड़े कोर्सों में इस फार्मूले को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए कहा गया है। अब हम इसके अगर बात करें नंबरिंग की, तो क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत किसी कोर्स की 30 घंटे की जो पढ़ाई है वो पूरी करने पर 1 क्रेडिट स्कोर मिलेगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत स्कूली शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर पास करने के लिए जहां 40 क्रेडिट की जरूरत होगी, वहीं स्नातक से जुड़े कोर्स के प्रत्येक स्तर को पास करने के लिए भी न्यूनतम 40 क्रेडिट की जरूरत होगी। ठीक ऐसे ही क्रेडिट व्यवस्था इंजीनियरिंग और कौशल विकास से जुड़े कोर्सों में भी लागू होगी। क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए छात्र अतिरिक्त क्रेडिट हासिल कर सीधे दूसरे स्तर में दाखिला ले सकेंगे। आईटीआई के बाद छात्र सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकेंगे और ये माना जा रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता इससे आ जाएगी। छात्रों को दूसरे विकल्प चुनने के और भी मौके मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल से जुड़े कोर्सों को लेकर क्रेडिट फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। शुरू में क्रेडिट फ्रेमवर्क को सिर्फ उच्च शिक्षा तक सीमित रखा गया था। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा के चारों चरण को पूरा करने पर 160 क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जबकि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स पूरा करने पर 120 क्रेडिट मिलेगा और पीएचडी डिग्री मिलने पर 320 क्रेडिट स्कोर हासिल होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कहीं पर भी नहीं है। ये बात तब आई है जब मार्च के महीने में राहुल गांधी ने ये बताया था, यानी कि लंदन में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे पर है। उसके बाद जब धनखड़ राज्याभिषेक में गए हैं वहाँ पर चार्ल्स तृतीय के, तो जो छात्र हैं, भारतीय छात्र, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति बहुत मजबूत है और कोई भी अभिव्यक्ति अपनी आज़ादी महसूस कर सकता है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये मूल्य अब इस तरह से मजबूत और फल फूल रहे हैं जैसा इससे पहले कभी नहीं थे। भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उतनी विश्व में कहीं नहीं है। धनखड़ ब्रिटेन में महाराजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर लंदन गए थे। नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले धनखड़ भारतीय छात्रों से मुलाकात के कार्यक्रम में पहुंचे थे। धनखड़ ने कहा कि भारत विदेश में रहने वाले मूलवासियों और छात्रों की उपलब्धियों और प्रतिभा से गौरवान्वित है। छात्र अपने कार्यों से विदेश में भारत की छवि को बेहतर बनाएंगे और खुद को सद्भावना फैलाने वाले देश के राजदूत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं बिजनेस पेज से। ईयू ने एफटीए में फंसा सीबीडी का पेंच। अब इसमें 3 टर्म आए हैं, ईयू, एफटीए और सीबीटी। तीनों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच कारोबारी समझौते को लेकर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पिछले 2 महीनों में न सिर्फ सीधे तौर पर यूरोपीय संघ के साथ इस बारे में बातचीत हुई है, बल्कि फ्रांस, इटली और स्पेन के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताओं में भी ईयू के साथ एफटीए को लेकर चर्चा हुई थी और मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इन सभी बातों में भारत की तरफ से यूरोपीय संघ के देशों की तरफ से कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी कि सीबीटी लगाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। अब देखिए ये टैक्स क्या है। देखिए यह टैक्स यूरोपीय देशों की तरफ से ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग से जुड़े सामानों के आयात पर लगाया जाएगा। इससे यूरोपीय देशों को होने वाले 8 से 10 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है। शुरुआती वार्ता में भारत ने स्पष्ट किया कि सीबीटी यानी कि कार्बन बॉर्डर टैक्स का असर उसके निर्यात पर होता है, तो यूरोप से जो सामान आयात किया जाएगा उस पर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ ने इस प्रावधान को लेकर भारतीय उद्योग जगत की तरफ से केंद्र सरकार को लगातार जानकारी दी है और आग्रह किया है कि इसे कूटनीतिक तौर पर सुलझाने की कोशिश की जाए। माना जा रहा है कि इस नए टैक्स प्रावधान से यूरोपीय देशों को भारत से होने वाले लोहा, स्टील, एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात काफ़ी प्रभावित होगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से ही इन उद्योगों से जुड़े आयात की निगरानी शुरू कर दी जाएगी और 1 जनवरी 2026 से इन पर टैक्स की वसूली भी शुरू होगी। भारत को चिंता इस बात की है कि वह वर्ष 2022 में तकरीबन 8.2 अरब डॉलर का निर्यात उक्त उत्पादों का यूरोप को किया गया है और सीबीटी से इस पर बहुत ही उल्टा असर पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 टर्म जो थे उसमें आपको सीबीटी यानी कि कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं ईयू क्या है और एफटीए क्या है। ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन वो संगठन है, 8 संयुक्त राष्ट्र संघ हैं इसमें एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का ये प्रतिनिधित्व करता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में 21 देश जो हैं वो नाटो की सदस्यता लिए हुए हैं और इसका जो उद्देश्य है ईयू का वो कि सभी राजनीतिक मामलों को दिशा देना और विभिन्न जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता उनकी देते हुए उनको निर्धारित करना। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 1975 में हुई थी और 2009 में लिस्बन की संधि हुई थी। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसमें टोटल 27 देश हैं। 27 में से 21 देश नाटो के सदस्य हैं। हेडक्वार्टर भी आपको पता चल गया। अब एफटीए, देखिए एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। जब कोई देश या कई देश मिलकर आपस में एफटीए करते हैं यानी कि वो एक दूसरे के आयात और निर्यात पर टैक्स में छूट देते हैं।
पेपर वर्क कम हो जाता है, छूट मिल जाती है, बाजार सुगम हो जाता है, आयात निर्यात काफ़ी सरल हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के यहाँ अपने सामान को बेचना यानी निर्यात करना और आयात करना आसान हो जाता है एफटीए के माध्यम से। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओपेक देशों से कच्चे तेल का आयात सबसे निचले स्तर पर। अगर हम बात करें पिछले वर्ष 2022 में, तो ये 72% हिस्सा था ओपेक से जो भारत तेल आयात करता था। लेकिन इस वर्ष यानी कि अप्रैल 2023 में यह मात्र 46% रह गया है। इसका कारण ये है कि भारत रूस से सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल आयात कर रहा है और ये अपने ज़रूरत का 1/3 यानी कि 33% वो रूस से आयात कर रहा है। अगर हम ऊर्जा खेप की निगरानी करने वाली एजेंसी वार्क टेक्सा की रिपोर्ट देखें तो उसमें ये बताया गया है कि अप्रैल 2023 में ओपेक का हिस्सा भारत के आयात में घटकर 46% पर आ गया है। कभी ओपेक का भारत के कच्चे तेल के आयात में 90% का हिस्सा होता था। हालांकि पिछले साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी कच्चा तेल रियायती दाम पर उपलब्ध है। ऐसे में रूस की भारत के कच्चे तेल के आयात में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अब यहां पर हम जान लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जानिए। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें टोटल 14 देश थे, लेकिन 2018 में कतर इससे अलग हो गया था, तो अब इसमें 13 देश बचे हुए हैं। ये 13 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय सीमा में 10 मिनट घूमता रहा पाक का विमान। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ देख लेते हैं। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच शनिवार को बैठक हुई। इस दौरान वे व्यापार, निवेश सहित अन्य आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आतंक से लड़ने के मुद्दे पर सहमत हुए। हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। अफगान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने रविवार को अलग से पाकिस्तान समकक्ष बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस दौरान आपसी महत्व के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसमें द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के साथ ही शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। मुत्तकी ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अरब लीग में 12 साल बाद फिर शामिल हुआ सीरिया। देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ संबंध सामान्य होने के बाद उसे 1 दशक बाद अरब लीग में फिर से शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में अरब लीग की ओर से कहा गया कि सीरिया 19 मई को सऊदी अरब के रियाद में होने वाली बैठक में भाग ले सकता है, जहां एक और संयुक्त अरब अमीरात ने सीरिया और असद को फिर से शामिल करने के लिए दबाव बनाया था। वहीं दूसरी ओर कतर जैसे देश ने कहा कि सीरिया संघर्ष के राजनीतिक समाधान के बिना पूरी तरह से रिश्तों में सुधार संभव नहीं है। ऐसे भी देश थे जो सीरिया की अरब लीग में वापसी को लेकर कुछ शर्तें रखने के पक्ष में थे। तो ये आज का 8 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।